Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today we are going to cover part 4 of NTA UGC NET series जहाँ पे हम पेपर 2 कॉमर्स के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे फॉर 2023 एंड 2024 जहाँ पे हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी कवर होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्पॉट बाय महक। So first question is an increase in the price of good X lead to fall in demand for good Y, then the goods are। अभी यहाँ पे देखो गुड X का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो गुड X की डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, और अगर गुड Y की डिमांड डिक्रीज हो रही है तो मतलब वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर, जो दोनों हम एक साथ यूज करते हैं, एक के बिना हम दूसरा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम जैसे एग्जांपल लें मार्कर, ठीक है, मार्कर और इंक जब भी हम लेंगे साथ में ही लेंगे। ठीक है, और अगर मार्कर का प्राइस इंक्रीज होता है तो मार्कर हम लेना छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम मार्कर नहीं खरीदेंगे तो इंक का भी क्या करेंगे, तो इंक की डिमांड भी क्या होगी, लो हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी एक तरह से हमारी सेटिस्फेक्शन, जब भी हम कुछ कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है कि जब हम एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें एडिशनल कितनी यूटिलिटी हो रही है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज टोटल यूटिलिटी ओवर एवरेज क्वांटिटी, एवरेज मार्जिनल यूटिलिटी ओवर एवरेज क्वांटिटी ओवर एवरेज टोटल यूटिलिटी, या एवरेज क्वांटिटी ओवर एवरेज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, एवरेज टोटल यूटिलिटी ओवर एवरेज क्वांटिटी। ठीक है, marginal utility is a change that take place in the total utility by consumption of additional unit of commodity। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है एक और यूनिट कंज्यूम करने से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये है, एवरेज टोटल यूटिलिटी ओवर एवरेज क्वांटिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और जीरो भी हो सकती है। Next question is which of the following is the assumption of law of variable proportion। law of variable proportion हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कि कौन सी यहाँ पे अजम्पशन है, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, होमोजीनियस फैक्टर, शॉर्ट टर्म, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्टर हमारा वेरिएबल होता है, बाकी सारे कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के लिए होता है, और जितने भी हमारे फैक्टर्स है वो होमोजीनियस फैक्टर होते हैं, मतलब सेम तरह से ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Law of variable proportion states that as we increase the quantity of only one input, keeping other input fixed, means बाकी सारे input fixed रहते हैं, सिर्फ एक input जो है हम उसे increase करते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली क्या करता है, इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट, देन आफ्टर दैट वो नेगेटिव रेट पे इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है हमारी टोटल प्रोडक्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ रिटर्न्स या लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं, और इनके इसके अजम्पशन है ये शॉर्ट रन के लिए होता है। ठीक है, और फैक्टर्स आर क्लासिफाइड, यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बाकी सारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं इंक्लूडिंग लैंड। Different unit of variable factor can be combined with the fixed factor.
Now next question is, a firm will shut down in the short run if suffering a loss, fixed cost exceed revenue, या variable cost exceed revenue, या total cost exceed revenue. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वेरिएबल कॉस्ट जब टोटल रेवेन्यू से एक्सीड करता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होती, ठीक है, एक हमारी होती है टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। एक तरह से जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रहा टोटल रेवेन्यू से, जब वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी रेवेन्यू से ज्यादा होती है, तब वो सिचुएशन होती है हमारी शटडाउन सिचुएशन, ठीक है, शॉर्ट रन में। Shutdown point is a point where a firm decide to stop production. In the short run, a firm can continue production only if it is able to recover the average variable cost. अगर average variable cost cover हो रही है तो वो production continue रखता है, but अगर variable cost भी उसकी cover नहीं हो रही, ठीक है, तब वो short run में shutdown कर देता है, ठीक है। A firm can bear a loss equal to the average fixed cost. Average fixed cost तक का loss वो short run में cover कर लेता है, bear कर लेता है. It is the point at which price is equal to average variable cost and variable cost exceed the revenue. Now next question is, which firm do not advertise because they can sell as much as they wish at the prevailing price, ठीक है, तो इनमें से कौन सी फर्म जो है वो एक तरह से एडवर्टाइज नहीं करती? प्राइस टेकर फर्म, ठीक है, जिसे हम परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट भी बोलते हैं, प्राइस मेकर फर्म, मोनोपोली या ओलिगोपोली फर्म, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्राइस टेकर फर्म, ठीक है। A perfectly competitive market structure is called price taker firm. It is the market situation where there is a large number of buyers and large number of seller of homogeneous product and price is determined by the industry. The perfectly competitive firm does not advertise because they can sell as much as they wish at the prevailing price, as the prices are determined by the joint efforts of all the buyers and sellers, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस टेकर फर्म या परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती। Now next question is, price discrimination can take place only in मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली। तो जैसे हमें पता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो एक में ही पॉसिबल है, मोनोपोली में, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो प्राइजेस जो है वो खुद सेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो सेल भी अपने हिसाब से ही करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है यहाँ पे, तो हमारा आंसर है मोनोपोली। Monopoly is a market situation where there is a single seller, क्योंकि single seller है, he has full control over the supply of that commodity. A monopoly may form when a company has a copyright or patent that prevent other from entering the market. Means वहां पे copyright और patents भी होते हैं कि दूसरा player जो है उस market में enter नहीं हो पाता, इसलिए वो price discrimination करते हैं, ठीक है। Now, if the price was fixed below the equilibrium price, this is called price ceiling, price flooring, equilibrium price या profit. अभी अगर हम देखें, price ceiling होता है एक तरह से हाईएस्ट प्राइस जो गवर्नमेंट सेट करती है कि उससे ऊपर हम सेल नहीं कर सकते वो प्रोडक्ट, उस प्राइस से ऊपर हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। और प्राइस फ्लोरिंग हमारा होता है लोएस्ट प्राइस कि उससे नीचे हम नहीं सेल कर सकते वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल होती है और इक्विलिब्रियम प्राइस वहां पे आता है, ठीक है। प्रॉफिट हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, तो यहाँ पे इफ द प्राइस वाज फिक्स्ड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, इट इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। Government can fix the maximum permissible price. These prices are called price ceiling, ठीक है। It make it illegal for the seller to charge more than the specified maximum price.
or the price ceiling was fixed below the equilibrium price. If the prices are set below the equilibrium price, it will cause a situation of excess demand or shortage of commodity. Now, next question is, under the lease agreement, the lessee gets the right to. अभी यहाँ पे लीज अग्रीमेंट कौन सा होता है, जहाँ पे हम कोई मशीनरी वगैरह रेंट पे देते हैं, ठीक है, कोई अपनी एसेट रेंट पे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेसर होता है जो ओनर होता है उस प्रॉपर्टी का, उस एसेट का, और लेसी जो रेंट पे लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लीज अग्रीमेंट होता है तो ऑप्शंस हैं, share profit by the earned by the lessor, use the asset for a specified period, sell the asset or participate in management. तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे आएगा use the asset for a specified period, ठीक है। लेसी के पास कौन सा राइट होता है, उस एसेट को यूज करने का, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड होता है, लीज अग्रीमेंट जितने टाइम पीरियड का होता है, ठीक है। Now, next question is, an investment proposal should be judged and accepted when a return is more than the required by the investor, less than the required by the investor, या equal to required by the investor, या none of the above. एक तरह से required मतलब होता है minimum rate of return, ठीक है, जो एक तरह से minimum required rate of return से अगर हमारा IRR, ठीक है, रिटर्न ज्यादा है, ठीक है, तब हम उस प्रपोजल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, a return is more than the required by the investor. Investment proposal is developed to explain the need for resources, attract the potential investor to be interested in investing the business idea, and solicit investment in the company. Now, next question, during planning period, marginal cost for raising new debt is called. अभी यहाँ पे जब हम न्यू डेट रेज करते हैं प्लानिंग पीरियड में, तो एक तरह से वहां पे वो रेलिवेंट होता है, ठीक है, उस डेट को रेज करना, तो उसे हम रेलिवेंट कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। During the planning period, marginal cost for raising new debt is called relevant cost. Relevant costs refer to avoidable costs that are incurred only when making specific business decision. The concept of relevant cost is used to eliminate unnecessary data that could complicate the decision making process. During the planning period, marginal cost for raising a new debt is classified as the रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। ये हम अवॉइड भी कर सकते हैं, बट हम एक तरह से अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को थोड़ा इजी करने के लिए वो खर्चा करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक।